हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल में जल के चौथे भाग के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे वर्षण और वर्षा के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन कौन से होते हैं, यानी वर्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्षण किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कैसे वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में जाते हैं और फिर ये जलवाष्प जो है इनका संघनन होता है। तो ये संघनन प्रक्रिया जो है ये कुछ कणों के चारों बगल होता है और ये कण होते हैं धूल कण जो मौजूद होते हैं वातावरण में। तो ये संघनन प्रक्रिया जो है ये लगातार होते रहता है, जिसके कारण ये संघनित कणों के आकार जो हैं ये बड़े होते जाते हैं। और जब हवा का प्रतिरोध क्षमता जो है इनको रोकने में असमर्थ हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तब ये जो है नीचे गिरने लगते हैं पृथ्वी के सतह पे, और इसे ही हम कहते हैं वर्षण। अब जलवाष्प के संघनन के बाद हम कह सकते हैं नमी की मुक्त होने की अवस्था को हम वर्षण कहते हैं। यानी जब संघनन प्रक्रिया लगातार होने के बाद संघनित कणों के आकार जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि हवा की प्रतिरोध क्षमता जो है इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो है नहीं रोक पाते हैं, तब ये पृथ्वी सतह पर गिरते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जलवाष्प जो है वो नमी के रूप में गिरते हैं पृथ्वी की सतह पर, और इन्हें हम कहते हैं वर्षण। तो इस चित्र में यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कैसे वाष्पीकरण हो रहा है और फिर यहाँ ऊपर वायुमंडल में तापमान कम होने के कारण यहाँ पे इनका संघनन होता है, और फिर संघनन के बाद जो है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्षण हो रहा है, क्योंकि संघनित कण जो हैं इनको हवा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नहीं रोक पाते और इसीलिए फिर वो पृथ्वी सतह पर गिरने लगते हैं, और इसे हम कहते हैं वर्षण। और ये वर्षण जो है अगर हम देखें तो ये ठोस और द्रव अवस्था दोनों में हो सकता है। तो जब वर्षण हमें पानी के रूप में देखने को मिलता है तब इसे हम वर्षा कहते हैं। यानी ये वर्षण जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये ठोस भी हो सकते हैं और ये द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम विभिन्न प्रकार के वर्षण के बारे में जानेंगे। तो पहला जो प्रकार है वर्षण का वो है वर्षा, और ये वर्षा होता है जब वर्षण हमें पानी के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम रेनफॉल भी कहते हैं। तो ये पहले प्रकार का वर्षण है। आइए यहाँ हम देखते हैं दूसरे प्रकार का वर्षण। तो ये कहलाता है हिमपात। तो हिमपात कब होता है? जब तापमान कम होता है तथा वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है। और इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये हिमपात का चित्र है, और ये हिमपात उन स्थानों पे होता है जहाँ पे तापमान जो है वो कम होता है। यानी हिमपात ऐसी स्थिति में होता है जब अक्षांश जो है वो जमाव बिंदु से नीचे होता है। तो इस स्थिति में जो है वर्षण हमें हिमपात के रूप में देखने को मिलता है। और इस हिमपात में ये हिमतुल जो है ये षटकोणीय रवों के रूप में होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना हिमपात के बारे में, जिसे हम स्नोफॉल के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार का वर्षण उन जगहों पे होता है जहाँ पे तापमान जो है वो बहुत अधिक कम होता है, यानी अक्षांश जो है वो जमाव बिंदु से नीचे होता है। तब वर्षण हमें हिमतुलों के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम हिमपात कहते हैं। और इस हिमपात में हिमतुल जो होते हैं ये षटकोणीय रवों के रूप में होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के वर्षण के बारे में, जो है सहिम वृष्टि। और सहिम वृष्टि को हम स्लीट के नाम से भी जानते हैं। तो सहिम वृष्टि जो है ये ज्यादातर उन स्थानों पे होती हैं जहाँ पे तापमान जो है वो कम होता है। तो ये सहिम वृष्टि जो है ये पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें होती हैं। तो क्या होता है कि जब ठंडे स्थान में
बादलों से नमी जो है नीचे की ओर गिरती है बर्फ के रूप में, तो ये जब बर्फ के छोटे टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं तब ये वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरते हैं। तो बीच में एक ऐसा परत होता है जिसका तापमान जो है वो अधिक होता है। तो इस परत में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये बर्फ जो होता है ये पिघल जाते हैं और ये छोटे आकार के बन जाते हैं। उसके बाद ये जैसे ही फिर नीचे आते हैं तो वहां पे जो परत होते हैं उसके तापमान जो है वो कम होता है, जिसके कारण जो है ये बर्फ जो है पृथ्वी पे छोटे छोटे बर्फ के रूप में गिरते हैं और इन्हीं हम कहते हैं सहिमवृष्टि। और ऐसी स्थिति उन स्थानों पे होती है जहां पे तापमान जो है वो कम होता है। तो इस चित्र में जो हम देख रहे हैं ये चित्र है सहिमवृष्टि का। आइए अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के वर्षण के बारे में जो है ओला पत्थर, जिसे हम हेलस्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये ओला पत्थर जो है ये ज्यादातर हमें उन स्थानों में देखने को मिलते हैं जहाँ पे तापमान जो है वो अधिक होता है। और ये कैसे बनता है ओला पत्थर वायुमंडल में, इसे हम यहाँ देखेंगे। तो जब संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है और इन बादलों से जो नमी होती है वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, तब ये जैसा कि हमने पहले भी बताया ये विभिन्न वायुमंडल के परतों से होकर गुजरते हैं। तो क्या होता है कि जब ये जल जो बादल से निकलते हैं ये जब ठंडी परतों से होकर गुजरते हैं तब ये जम जाते हैं और ये बर्फ के रूप में बन जाते हैं। लेकिन इनके नीचे जो है यानी धरातल पे चूंकि तापमान जो है अधिक होता है तो वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठते रहते हैं, जिसके कारण ये गर्म हवा जो है इन बर्फ को फिर से ऊपर की ओर ढकेलते हैं, यानी ऊपर वायुमंडल के ऊपर सतह की ओर ढकेलते हैं, जिसके कारण ये फिर से जो है ऊपर जाते हैं बर्फ। और वहाँ पे फिर से तापमान कम होने के कारण जो है वहाँ पे यहाँ फिर से ये बर्फ जो है ये बड़े आकार के हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे संघनन होता है। और इस तरह नीचे आने पे और गर्म हवा जो इन्हें ऊपर ढकेलते हैं, इस प्रक्रिया के कारण जो है कभी ये बर्फ पिघलते हैं नीचे आने पे और फिर चूंकि गर्म हवा इनको ऊपर ढकेल देते तो फिर से ये ऊपर जाके जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे फिर से संघनन होता है, जिसके कारण ये बर्फ के चारों ओर जो है फिर से बर्फ जमते जाते हैं, जिसके कारण इनका आकार जो है ये बड़ा होते जाता है। तो ये प्रक्रिया तब तक होते जाता है जब तक इन बर्फ के आकार जो है वो बहुत अधिक बड़े ना हो जाए या तापमान बहुत अधिक नीचे न गिर जाए। तो इन दोनों ही स्थिति में, यानी जब तापमान बहुत अधिक नीचे गिर जाए या जब इन बर्फ के आकार जो है बहुत अधिक बड़े हो जाए, इन दोनों परिस्थिति में जो है ये बर्फ पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगते हैं धरातल पर और इन्हीं हम कहते हैं हेलस्टॉर्म यानी ओला पत्थर। और ये जो हम इस चित्र में देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं हेलस्टॉर्म यानी ओला पत्थर। और इसमें बर्फ के टुकड़े जो हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इनका निर्माण इस तरह होता है कि ये जो है बार बार संघनन प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण इनके चारों बगल जो है विभिन्न परत जमते जाते हैं बर्फ के और इनके आकार बड़े हो जाते हैं। और ये ओला पत्थर जो है इस प्रकार का वर्षण उन स्थानों पे होता है जहाँ पे तापमान जो है वो अधिक होता है। अब हम लोगों ने अब तक देखा विभिन्न प्रकार के वर्षण, जिसमें हम लोगों ने देखा वर्षा को, फिर हम लोगों ने देखा हिमपात किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने देखा सहिमवृष्टि और ओला पत्थर के बारे में। तो ये थे विभिन्न प्रकार के वर्षण। अब हम देखेंगे वर्षा के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा जब वर्षण जो है वो पानी के रूप में होता है पृथ्वी की सतह पे तो इसे हम वर्षा कहते हैं। तो ये वर्षा भी जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि ये वर्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है और ये हैं संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा।
अब इन तीनों वर्षा के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे और देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति जो है ये कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संवहनीय वर्षा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये संवहनीय वर्षा जो है, जैसा कि नाम दर्शा रहा है, इनकी उत्पत्ति जो है ये संवहन धाराओं के द्वारा होती है। तो जब गर्म हवा संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं, तब ऊपर उठने के बाद तापमान कम होने के कारण जो है संघनन होता है और फिर वहाँ पे जो है संघनन प्रक्रिया के द्वारा कपासी मेघों का निर्माण होता है। और उसके बाद कपासी मेघों के निर्माण के बाद क्या होता है कि गरज और बिजली कड़कने के साथ जो है ये मूसलाधार बारिश लाते हैं ये कपासी मेघ, और इसी वर्षा को हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। तो यह संवहनीय वर्षा जो ये गर्मियों में विषुवतीय क्षेत्र तथा खास करके उत्तर गोलार्ध में महाद्वीपों के भीतरी भागों में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, हवा जो है ये गर्म होके ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठते हैं वायुमंडल के ऊपरी सतह में, और फिर वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडा होते हैं और संघनन प्रक्रिया के द्वारा कपासी मेघों का निर्माण करता है। और फिर ये मेघ जो है वर्षा लाते हैं मूसलाधार पृथ्वी पे, और साथ ही साथ इस वर्षा के साथ बिजली भी कड़कते हैं और बादल भी गरजते हैं। तो इस प्रकार के वर्षा को जो है हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। आइए अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार के वर्षा के बारे में, जो है पर्वतीय वर्षा, और इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि नाम दर्शा रहा है, पर्वतीय वर्षा जो है ये पर्वत यानी पहाड़ी इलाकों में होता है पर्वतीय वर्षा, और ये तब होता है जब संतृप्त वायु जो है ये पर्वतीय ढाल से होकर ऊपर उठते हैं, और तब वहाँ पे तापमान जो है ऊपर में कम होने के कारण संघनन प्रक्रिया होता है, जिसके कारण बादलों का निर्माण होता है और फिर वर्षा होता है। यानी पर्वतीय वर्षा में जो है, चूंकि पर्वतीय ढाल के ऊपर संतृप्त वायु ऊपर उड़ जाते हैं और फिर ऊपर उठ के ठंडे होते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। और इस पर्वतीय वर्षा में अगर हम देखें तो इनकी विशेषता है कि ये पवनाभिमुख ढाल में सबसे अधिक होती है। यानी अगर हम विंडवर्ड साइड देखें पहाड़ का, ये तो उस साइड में जो है ये पर्वतीय वर्षा अधिक होती है। और वर्षा होने के बाद जब ये हवा जो है दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, तब ये नीचे गिरने लगती हैं, और तब इसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है ये बढ़ जाती है। इसके कारण से जो है प्रतिपवन भाग, जिसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं, उस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया। तो ये जो है पर्वतीय वर्षा की विशेषता है कि ये पर्वतीय वर्षा जो है ये पवनाभिमुख ढाल पे अधिक वर्षा लाते हैं, जबकि प्रतिपवन भाग पे जो है ये कम वर्षा लाते हैं। आइए अब हम जानते हैं तीसरे प्रकार के वर्षा के बारे में, जो है चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा, और इसे हम साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन के भी नाम से जानते हैं। तो ये चक्रवातीय वर्षा तब होते हैं जब गर्म और ठंडी हवा मिलने के कारण जो है वातावरण का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि चक्रवात जो है ये कैसे आते हैं, तो ये तभी आते हैं जब गर्म और ठंडी हवा मिलते हैं, और जिसके कारण वातावरण का निर्माण होता है। तो जब इस वातावरण के सहारे गर्म हवा जो है ऊपर उठते हैं और ठंडी हवा नीचे गिरते हैं, तब इस गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण जो है संघनन क्रिया होता है और बादलों का निर्माण होता है और फिर वर्षा होता है। तो इसे ही हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। और इस तरह का चक्रवातीय वातावरण जो है ये प्रायः शीतोष्ण कटिबंधों में होता है। तो हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के वर्षा के बारे में। तो इन 3 प्रकार के वर्षा के बारे में हम आगे एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद हमें इन 3 वर्षा के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा।
तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे 3 प्रकार के वर्षा के बारे में फिर से, कि कैसे ये होते हैं और कहाँ पे होते हैं ये 3 प्रकार के वर्षा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में। तो पर्वतीय वर्षा जो है, जिसे हम ओरोग्राफिक रेन भी कहते हैं, ये ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे पर्वत श्रृंखला जो है वो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला है जो समुद्र के किनारे पाए गए हैं। तो जब हवा जो है समुद्र से होकर बहते हैं तब उनमें काफ़ी नमी होती है। तो ये हवा जो है पर्वत के ढाल से होते हुए ऊपर उठते हैं और फिर वहाँ पे तापमान कम होने के बाद संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है और फिर बारिश होती है। तो ऐसे ही बारिश को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। और ये पर्वतीय वर्षा जो है ये हमेशा पवनाभिमुख ढाल पे होते हैं, यानी पर्वत का ढाल जो समुद्र की ओर होता है वहाँ पे ये बारिश होती है, जबकि दूसरी तरफ ये बारिश जो है ये ना के बराबर होती है। इसीलिए हम देखेंगे कि ये पवनाभिमुख ढाल जो होते हैं पर्वत के, वहाँ पे हमें घने वनस्पति देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो काफ़ी होता है, जबकि दूसरे तरफ जो है वहाँ पे कम बारिश होता है। इसीलिए वो ढाल जो है हमेशा शुष्क होते हैं और वहाँ पे वनस्पति जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये है विशेषता पर्वतीय वर्षा की। आइए अब हम जानेंगे फ्रंटल या चक्रवातीय वर्षा के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि जब गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे वाताग्र बनते हैं और फिर ये जो है चक्रवातीय वर्षा होती है। तो गर्म वायु राशि जो है ये ऊपर उठ के जो है संघनन होता है और बादलों का निर्माण होता है और फिर बारिश होती है। तो जब ये उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है तब वहाँ पे जो है हल्की बारिश होती है लंबे समय तक, जैसा हम देख रहे हैं। और जब शीत वाताग्र का निर्माण होता है तब इस स्थिति में जो है गर्म वायु राशि बहुत जल्दी ऊपर उड़ जाते हैं और फिर इस स्थिति में भारी बारिश होती है। और इस तरह के बारिश जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब तीसरे प्रकार का जो बारिश है वो है संवहनीय वर्षा। तो ये संवहनीय वर्षा जो है ये गर्मी के दिनों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण जो है हवा गर्म होती है और ये हवा जो है फिर ऊपर उठते हैं और ऊपर उठने के साथ जो है तापमान के गिरने के कारण इनका संघनन होता है और फिर बारिश शुरू होती है। अब चूंकि ये संवहनीय वर्षा जो है ये तापमान पर निर्भर करते हैं, तो ये इसीलिए कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे सूर्य की किरणें जो है ये सीधे पड़ते हैं और वहाँ पे तापमान जो है अधिक होता है। तो इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने जाना 3 प्रकार के वर्षा के बारे में।